नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में, जहां पर हम आपको एमपी हॉस्पिटल असिस्टेंट की तैयारी करवा रहे हैं। आज का टेस्ट इंग्लिश क्वेश्चंस पर बेस्ड है। टोटल 50 क्वेश्चंस हैं। आपको मैं बता देना चाहता हूं कि यहां पर 0.25 में की नेगेटिव मार्किंग भी होती है आपके एग्जाम में, तो क्वेश्चंस को ध्यान से अटेम्प्ट करिएगा। यदि आपने अधिकतम नेगेटिव क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर लिए नेगेटिव मार्किंग के साथ, तो आपके आने वाले नंबर्स पर इसका नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। सारे क्वेश्चंस को ध्यान से देखिएगा, ध्यान से सीखिएगा और ध्यान से करिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ टेंस। लेंको ब्लैंक टू गॉड फॉर हेल्प व्हेन द हेलस्टोर्म डिस्ट्रॉयड हिज क्रॉप। अब यहां पर देखिए, डिस्ट्रॉयड ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। इसका मतलब जो है हमारा जो टेंस है वो पास्ट टेंस है। अब जब पास्ट टेंस की बारी आती है तो इसमें जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है डिड। पास्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब, जब पास्ट सिंपल की बात होगी तो हेल्पिंग वर्ब डिड होगी, और जो मेन वर्ब होती है वो अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए वर्ब का सेकंड फॉर्म होती है, और बाकी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। तो यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म हमें चूज करना है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म यहाँ पर है प्रेड। चलिए एक क्विक रिविजन कर लेते हैं। प्रेज ये कौन सा टेंस होगा, तो इसमें एस और ईएस लगाए, मेन वर्ब में एस लगाए यहाँ पर। तो जब भी एस और ईएस की बात होगी तो ये प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। इज प्रेइंग, इज एमआर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की, इसलिए इज प्रेइंग जो होगा वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस होगा। हैज प्रेड, हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होगी पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यहाँ पर हैज प्रेड होगा। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, प्रेड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे स्विच करते हैं। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट डिटर्मिनर। There is blank hope left for his crop recovery after the devastating storm। तो एक बहुत ही खतरनाक स्टॉर्म की बात हो रही है जो आया था, जिसके कारण जो क्रॉप है उसकी रिकवरी की जो होप है वो कैसी होगी। अब यहाँ पर सेंटेंस जो है वो नेगेटिव सेंस दे रहा है, बिल्कुल ही ना के बराबर होप होगी। अब क्योंकि हमें पता है कि जो होप होता है वो एक अनकाउंटेबल नाउन होता है, तो अनकाउंटेबल के लिए हमेशा लिटिल, अ लिटिल और द लिटिल का यूज होता है, और लिटिल का यूज होता है नेगेटिव सेंस में, इसलिए यहां पर हम लिटिल का यूज करेंगे। नेक्स्ट सेंटेंस, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला व्हाट इज अ कंट्रीज ग्रेटेस्ट वेल्थ। कंट्री की ग्रेटेस्ट वेल्थ क्या थी नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग, तो इट्स पीपल इसका आंसर होगा। नेल्सन मंडेला के अकॉर्डिंग जो देश के लोग होते हैं वही इसकी जो ट्रू वेल्थ होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल मॉडल। अब यहाँ पे हमें मॉडल फिल करना है। एवरी सिटीजन फॉलो द रूल्स ऑफ हॉस्पिटल। हर एक सिटीजन को हॉस्पिटल के रूल्स फॉलो करना चाहिए। अब यहाँ पर हॉस्पिटल में जाओगे तो वहां के रूल फॉलो करना कंपलसरी होता है, और जहां पर भी कंपलसेशन की बात होगी वहां पर मस्ट का यूज होता है। कैन का यूज कहाँ होगा, कैन जो होता है वो स्ट्रॉन्ग चीजों को दिखाता है, एबिलिटीज को दिखाता है, तो कैन का यूज जो होता है हम एबिलिटीज के लिए करते हैं। मे जो होता है वो पॉसिबिलिटीज को दिखाता है, मे जो होता है वो पॉसिबिलिटीज को दिखाता है, और जो माइट होता है वो मे की ही पास्ट फॉर्म होती है, माइट मे की ही पास्ट फॉर्म होती है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। अब ये एक पोयम है, अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी। इसके लेखक का नाम पूछा है, तो इसके लेखक कौन होंगे, जेम्स हैरियट। हमारा आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी होगा। जेम्स हैरियट जो होंगे वो अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी के लेखक हैं, ऑथर हैं। अगला क्वेश्चन, इन द पोयम डस्ट ऑफ स्नो व्हाट डज द डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। तो एक पोयम है हमारी टेक्स्ट बुक में, डस्ट ऑफ स्नो, तो ये पूछ रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो जो है किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, दर्शाता है। तो किसे रिप्रेजेंट करेगा, ये हीलिंग पावर ऑफ नेचर, नेचर की जो हीलिंग पावर है उसे रिप्रेजेंट कर रहा है ये। अब इसके लेखक कौन है, तो यहाँ पे हमें एक्सप्लेनेशन में दिखा है कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो है वो इसके लेखक हैं, जो क्या बता रहे हैं, प्रकृति के छोटे छोटे बदलाव भी व्यक्ति के मूड को उदासी से खुशी में बदल सकते हैं, जो प्रकृति की हीलिंग पावर को दिखाता है। तो ये याद रखिएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस इन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब बात आ गई फिर से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की।
तो इस टेंस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। सबसे पहले इसकी हेल्पिंग वर्ब। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो होती है हैज और हैव। हैज का यूज किसके लिए होगा? ये यूज होती है सिंगुलर के लिए, और हैव जो यूज होगी ये होगी प्लूरल के लिए। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म होगी यहाँ पर? तो मेन वर्ब की जो होती है थर्ड फॉर्म का यूज होता है यहाँ पर। चलिए देखते हैं हैज और हैव का यूज कहाँ हो रहा है। पहले में तो सीधा स्टोल लिखा है, इसका मतलब ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। इसका मतलब हमारे ये वाला ऑप्शन तो कैंसिल हो गया। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, हरी सिंह हैज स्टोलन द मनी। तो हमें पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ना है, पूरा सेंटेंस नहीं पढ़ना है, हमें सिर्फ हेल्पिंग वर्ब देख के आइडेंटिफाई कर लेना है, इससे हमारी स्पीड इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर हैज का यूज हुआ है, इसका मतलब यही हमारा करेक्ट आंसर है। थर्ड ऑप्शन में इज एम आर का यूज हुआ है, इज एम आर में से इज का यूज हुआ है, इसका मतलब ये भी हमारा करेक्ट आंसर नहीं है। और विल, ये तो फ्यूचर सिंपल है, ये भी करेक्ट आंसर नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8, वेयर इज द सेंडर्स एड्रेस आइडियली रिटन इन अ फॉर्मल लेटर। तो कल जो सेट किया था उसमें भी हमने देखा था कि सेंडर्स का एड्रेस कहाँ होता है? टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे। तो इसका आंसर ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द यंग सीगल अफ्रीड इन हिज फर्स्ट फ्लाइट। पहली बार जब वो उड़ा था पक्षी, तो उसकी फर्स्ट फ्लाइट में वो किस चीज से अफ्रीड था, डरा हुआ था। तो किस चीज से डरा हुआ था? फॉलिंग एंड फेलिंग टू सपोर्ट हिमसेल्फ, ये इसका करेक्ट आंसर होगा। फॉलिंग एंड फेलिंग टू सपोर्ट हिमसेल्फ मतलब उसे डर था कि कहीं वो गिर ना जाए, उसका पंख उसका साथ नहीं देंगे और वो गिर ना जाए, समुद्र में गिर ना जाए, यही उसे इस बात का ही डर था। क्वेश्चन नंबर 10, fill in the blank. Could you please give me blank information about the hospital vacancy? अब यहाँ पर हमें फिल करना है, क्या क्या है हमारे पास ऑप्शन में? मैनी, एनी, सम और एन। तो सम और एनी में से ही यहाँ पर कुछ आएगा। अब सम और एनी का एक कॉन्सेप्ट बता देता हूं, इससे हमेशा जो है मीनिंग से ही फुलफिल करें। यदि आप इसके ग्रामर्स के रूल पे जाएंगे तो वो आपको हो सकता है टफ पड़े, क्योंकि जनरली हमें ये पता होता है कि एनी नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आता है और सम जो है होता है हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। लेकिन कुछ जगह ऐसी भी होती है जहां पर सम का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में हो जाता है, जैसे कुछ पोलाइटली मांग रहा हो कोई किसी से, तो वहां पर सम का यूज इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में भी हो जाएगा। तो इसके मीनिंग से ही यदि आप इसे करेंगे तो आपके सक्सेस के चांसेस ज्यादा होंगे। सम का मीनिंग होता है कोई, सम का मीनिंग होता है सॉरी कुछ, सम का मीनिंग होगा कुछ और एनी का मीनिंग होगा कोई। अब जरा सेंटेंस का मीनिंग निकालते हैं। कुड यू प्लीज गिव मी, क्या तुम मुझे दे सकते हो इंफॉर्मेशन अबाउट द हॉस्पिटल वैकेंसी। इंफॉर्मेशन हॉस्पिटल वैकेंसी के बारे में, तो कुछ इंफॉर्मेशन दे सकते हो या कोई इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो यहाँ पे जो है हमारा आंसर सम वाला ही होगा, कुछ इंफॉर्मेशन मांग रहा है वो, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन। तो यहाँ पे जो आंसर है वो सम होगा। और यदि ग्रामर के पॉइंट ऑफ व्यू से जाओगे तो पोलाइट रिक्वेस्ट की जा रही है किसी से, इसलिए यहाँ पर सम आएगा। अगला सेंटेंस, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज ग्रिफिन द साइंटिस्ट। मतलब एक साइंटिस्ट है ग्रिफिन, वो कैसा पर्सन था। अब इसका जो सही आंसर है वो लॉलेस एंड एक्सेंट्रिक। इसका मतलब क्या होगा? नियम कानून को नहीं मानने वाला था। और एक्सेंट्रिक का मतलब होता है थोड़ा दिमाग से खिसका हुआ, पागल टाइप में, सन की वैज्ञानिक। तो इसका सही आंसर लॉलेस एंड एक्सेंट्रिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द पोएम फायर एंड आइस व्हाट डज आइस सिंबलाइज। तो यहाँ पर आइस जो है वो किस चीज को दर्शाता है? तो आइस जो दर्शाता है हेट्रेड एंड इनसेंसिटिविटी, मतलब नफरत को। कल वाले सेट में भी ये सेम क्वेश्चन था, देख लीजिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। अब इसके लेखक कौन है ये भी देख लो। फायर एंड आइस के लेखक कौन है? रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इनके अनुसार फायर जो है वो डिजायर्स को, लस्ट को दर्शाता है, और आइस जो है वो किससे दर्शाता है? हेट्रेड एंड कोल्डनेस को दर्शाता है। तो इस चीज को याद रखिएगा। चूज द एप्रोप्रिएट मॉडल। इफ यू वांट टू स्टे हेल्दी यू अवॉइड स्मोकिंग। यदि तुम हेल्दी रहना चाह रहे हो, तो तुम्हें स्मोकिंग अवॉइड करना चाहिए।
तो अब किसी को अपन जो है वो एडवाइस ही दे सकते हैं, एडवाइस के अलावा और कुछ तो नहीं दे सकते। तो एडवाइस देने के लिए हमेशा शुड का यूज करें। जब भी ज्ञान वाली बातें आए ना, किसी को ज्ञान दे रहा हूं तो शुड का यूज वहां पे कर लेना चाहिए। मस्ट का यूज कंपल्सेशन के लिए होता है, यहाँ पर मस्ट नहीं है, नहीं तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। मस्ट जब लगेगा तो वहां पर कंपल्सेशन होगी कि बिल्कुल अवॉइड ही कर देना चाहिए। हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें कितना स्ट्रेस देना है। जनरली यहाँ पर शुड का ही यूज होगा। अगला सेंटेंस, व्हाट डज एनी फ्रैंक फील दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। पेपर में ज्यादा पेशेंस होता है पीपल से, ये तुलना की है उनने, एनी फ्रैंक ने। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पेपर कैन लिसन टू थॉट्स विदाउट जजिंग और गेटिंग बोर्ड। अक्सर होता है इंसानों को कोई बात बताओ तो वो या तो जल्दी बोर हो जाएंगे या तो डिस्कशन छोड़ के भागने की कोशिश करेंगे, लेकिन जब आप पेपर के ऊपर कुछ लिखेंगे तो वहां से उनके जाने की पॉसिबिलिटी बिल्कुल नहीं होती। आप जितना चाहे मन खोल के वहां पर लिख सकते हैं। तो इसका मतलब यही हुआ, पेपर कैन लिसन टू थॉट्स, पेपर थॉट्स को सुनते हैं विदाउट जजिंग, बिना किसी जजमेंट के या जज किए, और गेटिंग बोर्ड या बोर हुए बिना। तो यही इसका सही आंसर होगा। फिल इन द ब्लैंक विद करेक्ट टेंस फॉर्म। अब यहां पर फिर से टेंस आ गया। बाय द नेक्स्ट मंथ द मेडिकल स्टाफ ब्लैंक द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द न्यू शेड्यूल। बाय द नेक्स्ट मंथ मतलब अगले मंथ से मेडिकल स्टाफ जो है वो इम्प्लीमेंट करेगा न्यू शेड्यूल को। तो अब यहाँ पर आ गई है बात नेक्स्ट मंथ की, इसका मतलब ये काम होने वाला है फ्यूचर में। तो फ्यूचर के लिए हम जो है विल और शेल का यूज करते हैं। अब यहाँ पर विल और शेल वाली वर्ब कौन सी है? विल हैव और शेल हैव, ये दोनों होते हैं। इसका मतलब यहाँ पर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज हुआ है। तो यही आंसर हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट मंथ इसका मतलब फ्यूचर है, फ्यूचर है तो फ्यूचर वाले टेंस का यूज हो जाएगा। कंप्लीट्स, फिर से एक बार रिवीजन करते हैं। कंप्लीट्स इसमें लगा है हैज, तो ये कौन सा टेंस हो गया? ये हो गया प्रेजेंट सिंपल। हैज कंप्लीटेड ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट। इज कंप्लीटिंग, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस की। नेक्स्ट क्वेश्चन, what is the standard formal salutation used when the name of the recipient is unknown? रेसिपेंट का नाम जब ना पता हो या ज्ञात ना हो तब हम किसका यूज करेंगे? तो यहां पर यूज होगा रिस्पेक्टेड सर एंड मैडम का। लेटर राइटिंग की बात हो रही है यहाँ पर, रिस्पेक्टेड सर और मैडम। जब औपचारिक पत्र यानी फॉर्मल लेटर में हमें प्राप्तकर्ता का नाम या लिंग ज्ञात नहीं होता तब सम्मानजनक रूप से डियर सर मैडम या रिस्पेक्टेड सर मैडम लिखा जाता है। तो इस चीज को ध्यान रखना है, फॉर्मल लेटर राइटिंग की बात हो रही है। और टाइगर इन द जू, हाउ डज द टाइगर फील इनसाइड द केज। अब किसी को यदि केज के अंदर बंद कर दोगे, पिंजरे में बंद कर दोगे, तो वो कैसा फील करेगा? सबसे पहले तो हेल्पलेस फील करेगा, मतलब उसकी कोई मदद नहीं हो रही है। एंग्री मतलब उसका जो स्वभाव है वो गुस्से में हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा। और इग्नोरिंग विजिटर्स, आने जाने वालों को इग्नोर करेगा। तो यही इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक। ही हैज स्पेंट ब्लैंक मनी ही हैड ऑन हिज मदर्स हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। उसके पास जो भी पैसा था वो उसने उसकी मदर के, माँ के इलाज में खर्च कर दिया। अब यहां पर बात आई है मनी की। मनी होता है एक अनकाउंटेबल नाउन, मनी होता है अनकाउंटेबल नाउन, और अनकाउंटेबल के लिए हम हमेशा लिटिल का यूज करते हैं। लेकिन अब यहाँ पर लिटिल, अ लिटिल भी है और द लिटिल भी है, दोनों में से किसका यूज होगा? अब देखो यहाँ पर ही हैड ने इस मनी को स्पेसिफाइड कर दिया है, मतलब विशेष बना दिया है। उसने वो पैसा खर्च कर दिया जो उसके पास था। तो इसका मतलब मनी वर्ड यहाँ पर स्पेसिफाइड हो गया, और जब स्पेसिफाइड हो जाता है तो आर्टिकल द का यूज होता है, इसलिए द लिटिल का यूज करेंगे। चलिए कुछ ग्रामेटिकल रूल्स क्लियर कर देते हैं लिटिल और फ्यू के बारे में। 3 टर्म्स होती हैं, लिटिल, एक सेकेंड, लिटिल, अ लिटिल एंड द लिटिल। few, a few
एंड द फ्यू। क्या डिफरेंस है? लिटिल जो होता है ये अनकाउंटेबल के लिए यूज होता है, और फ्यू जो होता है ये काउंटेबल चीजों के लिए यूज होता है। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हमें किस चीज को कैसे रिप्रेजेंट करना है, कहां पर लिटिल लगेगा, कहां पर अ लिटिल लगेगा, कहां पर द लिटिल लगेगा, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। सेंटेंस पढ़ के मीनिंग निकाल के समझ में आ जाता है। सबसे पहले लिटिल और फ्यू की बात करते हैं। तो लिटिल और फ्यू ये जो दोनों हैं ये नेगेटिव सेंस में यूज होंगे, बाकी ये जो दोनों हैं ये पॉजिटिव सेंस में यूज होते हैं। अब एक स्टोरी सुनना ध्यान से। मान लो मैं एक टेबल पे बैठा हूं और मेरे सामने एक बोतल रखी है जिसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। मान लो ये बोतल है, ये ग्लास रखा है और इसमें बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। अब मेरा एक दोस्त सामने से आया दौड़ते हुए और उसने मेरे से पानी मांगा, बोले भाई तेरे ग्लास से पानी पी लूं। तो मैं क्या बोलूंगा उसको, यार बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, इतना सा पानी है, इसको पी के तो बिल्कुल तेरी प्यास नहीं बुझने वाली। तो यहाँ पर नेगेटिव सेंस आ जाएगा, और नेगेटिव सेंस आ जाएगा तो यहाँ पर लिटिल का यूज होगा। देयर इज लिटिल वाटर इन दिस ग्लास। तो यहाँ पर लिटिल का यूज होगा क्योंकि बिल्कुल मुझे ये सेंस देना था कि बिल्कुल थोड़ा सा पानी है। अब सेम चीज है, सेम ग्लास है, सेम वाटर है, इतनी अमाउंट में वाटर है। मान लो सामने से कोई फीमेल फ्रेंड आ गई, अब उसने मांगा पानी, तो मैं क्या बोलूंगा, हाँ हाँ बिल्कुल पी सकती हो, इसमें तो इतना पानी तो है कि तुम्हारी प्यास बुझ जाए। तो यहाँ पर जो सेंस है वो चेंज हो गया, पानी उतना ही था पर मैंने यहाँ पर उसे चेंज करके पॉजिटिव सेंस दे दिया। पॉजिटिव सेंस दे दिया तो यहाँ पर लिटिल की जगह मैं अ लिटिल का यूज करूंगा। द लिटिल का यूज क्यों नहीं है? क्योंकि वाटर कोई स्पेसिफाइड नहीं है, इसलिए यहाँ पर द लिटिल का यूज नहीं होगा। तो दोनों ही चीजें आपको समझ में आई है या नहीं, ये कमेंट में जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट डिड अनिल डू विद द मनी ही अर्नड इन द थीव्स स्टोरी। अब ये एक द थीव्स स्टोरी में अनिल नाम का जो कैरेक्टर था वो अपने पैसों के साथ क्या करता था, तो वो पैसे जो है वो खर्च कर देता था। वो जो पैसे थे वो सेलिब्रेशन में अपने दोस्तों के साथ खर्च कर देता था। तो ही वुड गो आउट एंड सेलिब्रेट विद फ्रेंड्स, मतलब वो बाहर जाता था दोस्तों के साथ और सेलिब्रेशन वगैरह में पैसों को पूरा खर्च कर देता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, विच मॉडल डिनोट्स अ पास्ट हैबिट और रूटीन। अब मॉडल की बात आ गई और साथ में पास्ट की हैबिट की बात आ गई। दो मॉडल्स हैं जो ये काम कर सकते हैं, एक तो हो गया वुड और दूसरा हो गया यूज्ड टू। अब इन दोनों में से कौन सा है यहाँ पर? वुड है, तो यही हमारा सही आंसर है। व्हाट डिड वुड्स ट्रेडिशन ऑफ हॉस्पिटलिटी मीन टू द विजिटर्स। वुड्स ट्रेडिशन क्या है? हॉस्पिटलिटी। हॉस्पिटलिटी का मतलब होता है स्वागत वगैरह करना, किसी से मित्रपूर्ण मिलना विजिटर्स के लिए। तो वो क्या करते हैं, शेयर करते हैं स्टोरीज। किसकी? ब्रेवरी की। उनके जो बच्चे हुए या जो फादर से पूर्वज है उनकी ब्रेवरी की स्टोरीज को वो शेयर करते हैं। तो यही इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ अ गुड डिस्क्रिप्टिव एसे। अब एक ऐसे लिख रहे हैं तो उसके प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स क्या हो सकते हैं? तो देखो, कोई भी पर्सन हो गया, प्लेस हो गया या थिंग हो गई, चीजें हो गई, उनकी एक विविड पिक्चर जो है, मतलब क्लियर पिक्चर, या मतलब उनके बारे में क्लियर डिस्क्रिप्शन देना, यही एक ऐसे का काम होता है। ऐसे हम इसीलिए लिखते हैं। तो इसका सही आंसर होगा टू पेंट अ विविड पिक्चर ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग इन द रीडर्स माइंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्ट्रक्चर। अब इनकरेक्ट स्ट्रक्चर को फाइंड आउट करना है यहाँ पर। पहला क्वेश्चन क्या है? शी हैज बीन वर्किंग हियर सिंस 3 years। अब ये पहले ही सेंटेंस इनकरेक्ट है। अब इनकरेक्ट फाइंड करना है तो इनकरेक्ट हो गया। रीजन क्या हो गया? सिंस, इसके साथ दे दिया है टाइम पीरियड। हमेशा जो है दो चीजों को ध्यान में रखना, सिंस के साथ पॉइंट ऑफ टाइम आता है, मतलब जहां से चीजों की शुरुआत हो रही है। जैसे कोई काम 7 बजे स्टार्ट हुआ तो 7 AM, 10 AM, मॉर्निंग, इवनिंग, टाइम इमेमोरियल, इस टाइप की चीजें जो है वो सिंस के साथ आएंगी। फॉर के साथ क्या आता है? तो फॉर के साथ आएगा हमेशा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन हमेशा फॉर के साथ आएगा। ड्यूरेशन का मतलब क्या हो गया? टोटल टाइम, किसी काम को करने में लगा टोटल टाइम। अब यहाँ पर फर्स्ट सेंटेंस यदि अपन पढ़े, शी हैज बीन वर्किंग, वह काम कर रही है। यहाँ पर सिंस 3 years, 3 सालों से, तो जो 3 साल है
वो ड्यूरेशन को दिखा रहे हैं, उस काल अवधि को दिखा रहे हैं जितने टाइम से वो काम कर रही है, ना कि किसी पॉइंट ऑफ टाइम को दिखा रहे हैं। तो ये याद रखना, सिंस का यूज कब होता है और फॉर का यूज कब होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड रिचर्ड एवराइट कलेक्ट बटरफ्लाइज इन हिज चाइल्डहुड? तो ये जो रिचर्ड एवराइट थे, ये बटरफ्लाइज को क्यों कलेक्ट करते थे अपने बचपन में? तो इसका रीजन था, पहली बात तो वो साइंटिस्ट थे, है ना, और ये उनकी क्यूरियोसिटी थी एंड अ डीप साइंटिफिक इंटरेस्ट, इस कारण से वो बटरफ्लाइज को कलेक्ट करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लैंक ऑफ द टू एप्लीकेंट्स वाज सिलेक्टेड फॉर द लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट। अब यहाँ पे बात आ रही है टू एप्लीकेंट्स की। अब दो कंडीशन है, एक तो होता है इधर और दूसरा होता है नीदर। इधर का यूज होता है दो में से किसी एक के लिए और नीदर का यूज होता है दो में से और ये दो में से कोई नहीं। नीदर का यूज किस लिए होगा? दो में से कोई नहीं। अब यहां पे क्या दिया हुआ है हमें? ब्लैंक ऑफ द टू एप्लीकेंट्स वाज सिलेक्टेड फॉर द लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट। दो एप्लीकेंट्स थे, वो सेलेक्ट हुए हैं, उनमें से कोई एक सेलेक्ट हुआ है या नहीं हुआ है लेबोरेटरी असिस्टेंट पोस्ट की जगह। यदि इधर लगा दोगे तो उसका मीनिंग हो जाएगा कि उनमें से कोई एक सेलेक्ट हुआ है, और नीदर लगाओगे तो दोनों में से कोई भी सेलेक्ट नहीं हुआ। अब हमारे ऑप्शंस देख लेते हैं कि ऑप्शंस में क्या दिए दोनों में से। तो यहां पर नीदर दिया है तो यहां पर नीदर ही आएगा, फिर दोनों ऑप्शन कभी नहीं मिलने वाले साथ में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट लेसन डज द पोएट कन्वे थ्रू द पोएम हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स? क्वेश्चन पूछ रहा है कि पोएट जो है क्या लेसन कन्वे करना चाह रहा है किस पोएम से? हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। तो इसमें जो लेसन कन्वे किया है, इट आइडेंटिफाइज वाइल्ड एनिमल्स इन ए ह्यूमरस एंड विटी वे बेस्ड ऑन देयर फीचर्स। ये इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द करेक्ट मॉडल फॉर परमिशन इन एन ऑफिशियल फॉर्मल सिनेरियो। अब ऑफिशियल और फॉर्मल सिनेरियो की बात हुई है यहाँ पर, तो ऑफिशियल और फॉर्मल सिनेरियो के लिए हमेशा मे का यूज होता है यदि बात प्रेजेंट की है तो। मे आई लुक एट द पेशेंट्स मेडिकल रिकॉर्ड सर, मतलब क्या मैं पेशेंट के मेडिकल रिकॉर्ड देख सकता हूं? पॉसिबिलिटी की बात है, वो हाँ भी बोल सकते हैं नहीं भी बोल सकते हैं, तो यहां पर मे का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द फेवरेट पास टाइम ऑफ वैली इन द लेसन मैडम राइड्स द बस? ये लेसन है, इसमें फेवरेट पास टाइम की बात हो रही है वैली के, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, स्टैंडिंग एट द फ्रंट डोरवे ऑफ हर हाउस एंड वॉचिंग द स्ट्रीट। मतलब घर के दरवाजे पर खड़े होकर स्ट्रीट को देखना, यही उसकी सबसे फेवरेट हॉबी थी। क्वेश्चन नंबर 29, इन अ फॉर्मल लेटर टू एडिटर व्हाट शुड बी द टोन ऑफ द कंटेंट? अब फॉर्मल लेटर टू एडिटर है, एडिटर को एक लेटर लिखा है तो उसमें पूछ रहा है कि जो टोन है वो कैसी होना चाहिए। तो सबसे पहले जो टोन है वो फॉर्मल ही होगी क्योंकि ऑफिस वगैरह के काम है इसमें, और पोलाइट होगी। अपने से बड़े को जब भी लेटर लिखेगा बड़ी पोस्ट वाले को तो पोलाइट वे में ही लिखा जाएगा। और ऑब्जेक्टिव होगी, मतलब निष्पक्ष होगी। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या होता है? निष्पक्ष। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाटर एट 100 डिग्री सेल्सियस, फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट टेंस ऑप्शन। अब यहाँ पे टेंस दिए हैं, सबसे पहला है बॉइल्स, ये है प्रेजेंट सिंपल टेंस। इज बॉइलिंग, इज एम आर हेल्पिंग वर्ब होती है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की। बॉइल्ड, ये है वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट सिंपल, और विल बॉइल ये है फ्यूचर टेंस। अब वाटर जो है वो पहले भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही उबलता था, अभी भी 100 डिग्री सेल्सियस पर ही बॉइल होगा, और फ्यूचर में भी उसी पर बॉइल होगा। तो ये एक साइंटिफिक फैक्ट है। तो साइंटिफिक फैक्ट हो गया, प्रोवर्ब्स हो गए, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गए, फिक्स्ड प्लान्स ऑफ फ्यूचर हो गए, इन सभी के लिए प्रेजेंट सिंपल टेंस का ही यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 31, व्हाई वाज मैडम ल्यूसियल कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी विथ हर लाइफ इन द नेकलेस? इसमें वो मैडम जो है वो अनहैप्पी क्यों थी ये पूछ रहा है वो। तो शी फेल्ट शी वॉज बोर्न फॉर ऑल डेलिकेसीज एंड लग्जरीज बट लिव्ड इन पॉवर्टी। उसकी जो शादी थी
वो एक एवरेज मैन से हो गई थी, लेकिन वो क्या सोचती थी कि वो लग्जरियस लाइफ के लिए बनी है, लेकिन उसे गरीबी में जीवन यापन करना पड़ रहा था। रीजन क्या था? एक क्लर्क से शादी होना। फिर इन द ब्लैंक, शी शोड ब्लैंक इंटरेस्ट इन द प्रेजेंटेशन विच डिसअपॉइंटेड द पैनल। अब यहाँ पे पैनल जो है वो डिसअपॉइंट हो रहा है, तो उसने कैसा इंटरेस्ट दिखाया होगा? क्वेश्चन से हमको समझ में आ रहा है कि यदि कोई डिसअपॉइंट हो रहा है इसका मतलब नेगेटिव सेंस है सेंटेंस में, तो अ लिटिल और द लिटिल तो वैसे भी नहीं आ सकते। यहाँ पर इंटरेस्ट जो है वो कैसा नाउन है? अनकाउंटेबल नाउन है, और अनकाउंटेबल नाउन के लिए लिटिल का यूज होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ द पोयम द बॉल पोयम? अब इसका सेंट्रल मैसेज क्या है? तो इसका सेंट्रल मैसेज है लर्निंग टू एक्सेप्ट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट द लॉसेज इन लाइफ। लर्निंग टू एक्सेप्ट एंड स्टैंड अप अगेंस्ट द लॉसेज ऑफ लाइफ, मतलब जॉन बेरीमैन की यह कविता बच्चे के माध्यम से सिखाती है कि जीवन में खोने का दर्द सहना और उससे उबर कर आगे बढ़ना सीखना कितना जरूरी है। मतलब यदि तुम किसी चीज में हार जाओ तो वहां पर बैठे मत रहो, उससे सीखो और आगे बढ़ो। ये इस पोयम का रूट है। नेक्स्ट, फिल इन द ब्लैंक विथ अ मॉडल शोइंग मॉरल ऑब्लिगेशन। अब यहाँ पर एक मॉरल ऑब्लिगेशन के लिए मॉडल बनना है। मॉरल ऑब्लिगेशन ऑट टू ही दिखाएगा, सबसे सीधी बात है। कैन दिखाता है एबिलिटीज को, मे दिखाता है पॉसिबिलिटीज को, और माइंड जो होती है वो मे की ही पास्ट फॉर्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द बेकर फ्रॉम गोवा यूजुअली वियर ड्यूरिंग द पोर्चुगीज डेज? जो बेकर थे गोवा के, वो पोर्चुगीज लोग जब वहां रहते थे उनके टाइम पे वो क्या पहनते थे? तो वो पहनते थे लॉन्ग सिंगल पीस फ्रॉक रीचिंग डाउन टू द नीज कॉल्ड कवाई। तो इसका नाम याद रखना, कवाई। हो सकता है ये कुछ अलग बना के पूछ ले सेंटेंस में। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज सब्सक्रिप्शन और साइन ऑफ इन अ लेटर कॉन्टेस्ट? तो सब्सक्रिप्शन और साइन ऑफ का मीनिंग क्या होता है लेटर में? तो ये क्या होता है? द कंक्लूडिंग कॉम्प्लीमेंट्री फ्रेज लाइक योर्स फेथफुली। हम लिखते हैं ना योर्स फेथफुली, योर्स ओबीडियंटली, तो इस टाइप से होता है ये। तो इसे क्या बोलेंगे? योर्स सिंसियरली, इसे बोलेंगे सब्सक्रिप्शन या कॉम्प्लीमेंट्री क्लॉज कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, चूज द सेंटेंस दैट रिप्रेजेंट पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब बात आ रही है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? हैड बीन। तो जहां पर भी हैड बीन आएगा वही हमारा आंसर है। चलिए डायरेक्ट अप्रोच से करते हैं। पहले क्वेश्चन में है, पहले ऑप्शन में हैड, तो इसका मतलब हैड हमारा ऑप्शन नहीं है। सेकंड क्वेश्चन में दे रहा है हैड बीन, ठीक है। और कहीं दे रहा है क्या? थर्ड में तो वॉज दे रहा है, ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। फोर्थ में दे रहा है हैज बीन, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डिड भोली रिफ्यूज टू मैरी विशंबर एट द एंड ऑफ द स्टोरी? भोली ने क्यों मना कर दिया था विशंबर से शादी करने के लिए? किसको पता है ये चीज? मतलब ही इंसान था शायद वो, है ना। मतलब ही ग्रीडी, हार्टलेस, तीनों थे उसमें, तीनों क्वालिटीज थी, इसलिए मना कर दिया उसने। और डिमांडेड ड्रॉरी, मतलब दहेज भी मांग रहा था। अच्छा, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर होगा। 39, fill in the blank. I have blank friends in this city, so I rarely feel lonely. अब रेयरली का मतलब होता है रेयरली, बेयरली, इनका मतलब होता है मुश्किल से। अभी मुश्किल से ही अकेला फील कर पाता है। क्यों होता होगा भाई अकेला फील मुश्किल से? क्योंकि इसके पास दोस्त आते जाते रहते होंगे, आते जाते रहते हैं। इसका मतलब क्या है? इसके पास जो दोस्तों का जो नंबर है अच्छी मात्रा में है, मतलब ज्यादा फ्रेंड्स हैं इसके। तो इसका मतलब यहाँ पर जो है अ फ्यू आएगा। फ्यू जो होता है पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं, काउंटेबल के लिए होता है, और यहाँ पर जो फ्रेंड्स है इन्हें गिना जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द पोएट ऑफ एमेंडा? एमेंडा के पोएट का नाम पूछ रहा है ये, तो एमेंडा के पोएट का नाम क्या है? रॉबिन क्लेइन, ये जो है एमेंडा के पोएट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चूज द मॉडल दैट इंडिकेट्स लॉजिकल सर्टेनिटी बेस्ड ऑन एविडेंस। द हॉस्पिटल लाइट्स आर ऑफ। हॉस्पिटल की जो लाइट है वो सारी बंद है। द स्टाफ हैव लेफ्ट फॉर द डे। जो स्टाफ है वो शायद चला गया है दिन भर के लिए। तो अब यहाँ पे लगेगा क्या? कंपल्सेशन की बात होगी कि स्टाफ जो है वो बिल्कुल चला गया। क्यों? क्योंकि जो लाइट्स हैं वो ऑफ दिख रही है, तो यहाँ पर
मस्ट का यूज होगा। अब यहाँ पर एक स्ट्रक्चर यूज हुआ है, उसे जरा देख लेते हैं। स्ट्रक्चर है मॉडल प्लस हैव प्लस V3, वर्ब की थर्ड फॉर्म है ये लेफ्ट। तो मॉडल प्लस हैव प्लस V3, इसका यूज कब होता है? कोई घटना घट चुकी है, कोई इंसिडेंस हो चुका है, अब उसका उल्टा यदि इमेजिन करना है तो यहाँ पे इस स्ट्रक्चर का यूज होगा, मॉडल प्लस हैव प्लस V3 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। इन द sermon at Benares, what did कीसा गौतमी लुक फॉर फ्रॉम हाउस टू हाउस? एक घर से दूसरे घर पे कीसा गौतमी क्यों घूम रही थी? भगवान बुद्ध ने उससे कहा था, मुझे एक घर से राई के दाने लाके दो जहां पर कभी किसी की मृत्यु नहीं हुई हो। तो इसलिए वो एक घर से दूसरे घर जा रही थी मस्टर्ड के दाने लेने के लिए, मस्टर्ड सीड्स। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द सेंटेंस विथ एक्यूरेट सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। अब एक ऐसे सेंटेंस को सेलेक्ट करना है जिसमें टेंस जो है वो सही से लगाए। ही सेड, ही इज प्लानिंग। अब सेड लगाए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो इस तो आ नहीं सकता, ये गलत हो गया। ही सेड दैट ही वाज प्लानिंग टू जॉइन द हॉस्पिटल द नेक्स्ट डे, ये सही है। और आइडेंटिफाई यदि करना सीखना है तो यहाँ पे टुमारो लिखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी टुमारो लिखा नहीं हो सकता। ऐसे ही यहाँ पर यस्टरडे लिखा है, इनडायरेक्ट स्पीच में यस्टरडे को द प्रीवियस डे बोलते हैं, तो यहाँ पर ये सेंटेंस भी गलत हो गया। ही विल से दैट ही हैड प्लान, अब विल लगाए तो यहाँ पे पास्ट का सवाल ही नहीं उठता क्योंकि ये तो चीज फ्यूचर की हो गई, इसलिए ये वाला सेंटेंस भी गलत ही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट वाज द हॉरेस डेनबाइज यूनिक पैशन दैट मेड हिम रॉब वंस अ ईयर? अब उसका यूनिक पैशन क्या था? उसका यूनिक पैशन था कि वो बाइंग एक्सपेंसेस, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, कलेक्टिंग रेयर एंड एक्सपेंसिव बुक्स, ट्रेवलिंग अराउंड द वर्ल्ड ऑन लग्जरी क्रूज शिप्स, गैम्बलिंग इन कैसीनोस। तो इसका शौक जो था ये कुछ अलग शौक रखता था, ये कलेक्ट करता था रेयर और एक्सपेंसिव बुक्स को, पढ़ा लिखा चोर था ये। क्वेश्चन नंबर 45, फिल इन द ब्लैंक्स। आई हैव विजिटेड ब्लैंक हॉस्पिटल इन द सिटी एंड ऑल हैव गुड इंफ्रास्ट्रक्चर। अब इसने विजिट किया है हॉस्पिटल को, तो ऑब्वियसली हर एक हॉस्पिटल को अलग अलग जाकर ही विजिट किया होगा। तो यहाँ पे ऑल हॉस्पिटल लगाए, मैनी हॉस्पिटल लगाए या सेवरल हॉस्पिटल लगाए? यहाँ पर एवरी हॉस्पिटल ज्यादा सही मीनिंग देगा। उसने हर एक हॉस्पिटल को जाकर विजिट किया है, मतलब हर एक हॉस्पिटल में गया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर देखा। तो यहाँ पर एवरी एडजेक्टिव का यूज होगा जो डिस्ट्रीब्यूटिव नेचर का होता है, एक एक करके बात करता है, हर एक को पॉइंट आउट करता है, इसलिए एवरी यहाँ पर ज्यादा सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ एनिमल इज कस्टर्ड ऑगडेन नेस पोयम? अब किस टाइप का एनिमल था कस्टर्ड? तो ये जो था एक ड्रैगन था, कॉवर्डली ड्रैगन, मतलब कायर ड्रैगन था ये, लेकिन बाद में इसी ने बचाया था। 47 नंबर, चूज द करेक्ट ऑप्शन। यू ब्लैंक नॉट कैरी हैवी बैग्स आफ्टर यूर रिसेंट एब्डोमिनल सर्जरी। तुम्हें हैवी बैग्स नहीं उठाना चाहिए क्योंकि अभी अभी तुम्हारी एब्डोमिनल सर्जरी हुई है। अब यहाँ पे डॉक्टर्स स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन, मतलब डॉक्टर ने जो है रोक लगाई हुई है। अब स्ट्रॉन्ग प्रोहिबिशन की बात हो रही है तो मस्ट के अलावा और कुछ यूज हो नहीं सकता, तो सही आंसर हमारा मस्ट होगा यहाँ पर। नेक्स्ट, इन द प्ले द प्रपोजल, व्हाट इज द इनिशियल पॉइंट ऑफ डिस्प्यूट बिटवीन लोमोव एंड नतालिया? अब इन दोनों के बीच में डिस्प्यूट की जो रियल कहानी है वो क्या है, क्या इनिशियल पॉइंट थे? तो एक ऑनरशिप को लेके दोनों के बीच झगड़ा हो गया था। किसकी ऑनरशिप थी? ऑक्सन मिडॉस, मतलब एक घास का मैदान था, उसके लिए ऑनरशिप को लेके दोनों के मध्य झगड़ा हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इमीडिएटली फॉलोज द रेसिपिएंट्स डेजिग्नेशन एंड एड्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्मल लेटर? तो क्या जो है वो एकदम फॉलो करता है रेसिपिएंट्स के डेजिग्नेशन एंड एड्रेस को। तो सब्जेक्ट लाइन जो है जस्ट बाद में आती है उसके, और सब्जेक्ट लाइन क्या इंडिकेट करती है कि जो लेटर है वो किस बारे में है, उसका ब्रीफ इंट्रो देती है। फिल इन द ब्लैंक विद द करेक्ट कंडीशनल टेंस फॉर्म। कंडीशनल यूज करना है यहाँ पर। If the vaccine arrives on time, we blank saving lives immediately. यदि वैक्सीन समय पर आती है तो हम जो है वो जीवन को बचा पाएंगे, सेव कर पाएंगे। तो इसमें करेक्ट टेंस फॉर्म क्या होगा? अब देखो ये जो है फर्स्ट कंडीशनल है। फर्स्ट कंडीशनल क्या होता है? इफ के साथ यूज होता है प्रेजेंट सिंपल का, और इसके जस्ट बाद यूज होगा फ्यूचर सिंपल। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्लॉज जो है ये तो प्रेजेंट सिंपल अराइव से समझ में आ गया है, तो यहाँ पर फ्यूचर सिंपल का यूज होगा, विल स्टार्ट आएगा। ये फर्स्ट कंडीशनल है। टोटल जो कंडीशनल होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं।
सेकंड कंडीशनल जो होता है वो प्रेजेंट की अनरियल इमेजिनेशन के काम आता है। जैसे यदि मैं पक्षी होता तो आसमान में उड़ जाता, है ना, यदि मैं प्रधानमंत्री होता तो पाकिस्तान पर हमला कर देता। इस टाइप के जो क्वेश्चन है उसके लिए सेकंड कंडीशनल का यूज होता है। मतलब हम इमेजिनेशन कर सकते हैं, इमेजिनेशन के लिए सेकंड कंडीशन का यूज होता है। और थर्ड कंडीशनल का भी यूज होगा जब कोई इंसिडेंट हो चुका है ना, और उसका उल्टा इमेजिन करना है, तब थर्ड कंडीशनल का यूज होगा। उसे क्लोज्ड कंडीशनल बोलते हैं। जैसे यदि मैं पढ़ लिया होता तो एग्जाम में पास हो गया होता, ये थर्ड कंडीशनल है। तीनों अलग अलग है। यदि आप चाहते हैं मैं इन पर वीडियो बनाऊं तो आप कमेंट में जरूर बताइए। इसी के साथ हमारे आज के 50 क्वेश्चंस भी खत्म होते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो कमेंट में जरूर बताइए, साथ में लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। थैंक यू।